ये काफ़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। माना ये जाता है कि सृष्टि से पूर्व ही आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को था और इसका धरती पर किस तरह से अवतरण हुआ, यदि इस विषय में हम चर्चा करें तो ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण किया क्योंकि वो पूर्व से मौजूद था और इसके पश्चात उन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान जो वैद्य माने जाते हैं देवताओं के अश्विनी कुमार, उनको मिला। अश्विनी कुमार से ये ज्ञान आगे आकर के जो है इंद्र भगवान को मिला। इंद्र से फिर ये ज्ञान जो है आयुर्वेद के पुराने ऋषि मुनि जैसे आत्रेय, निमि, धन्वंतरी, काश्यप, इन लोगों को मिला। यहाँ आकर के फिर इसका विभाजन हो गया। ये अलग अलग जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने अपनी अपनी जो विशेषज्ञता थी उसको बढ़ाया। आयुर्वेद में किन किन बीमारियों का जड़ से इलाज संभव? मूल रूप से देखा जाए तो शरीर में जो भी विकृति होती है वो शारीरिक प्रकृति की जो अस्वस्थता होती है उसकी वजह से होती है। मूल रूप से आयुर्वेद को त्रिदोष पे आधारित माना गया है। वात, पित्त, कफ, 3 दोषों की कल्पना की गई है और इन दोषों का जब तक बैलेंस रहता है व्यक्ति स्वस्थ रहता है और जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है उसको रोग होते हैं। तो मूल उद्देश्य हमारा इन दोषों को बैलेंस करने का होता है। तो कतिपय व्याधियाँ ऐसी हैं जो शास्त्र रूप में या अपने प्रारब्ध के अनुसार असाध्य मानी गई हैं, उनको छोड़ करके करीब करीब सभी ही बीमारियों का इलाज प्रारंभिक अवस्था में तो ऑलमोस्ट सभी का संभव है, लेकिन वो अगर आगे बढ़ जाती है बीमारियां, हम समय पे चेतते नहीं हैं तो कुछ कष्ट साध्यता हो जाती है। लेकिन अगर हम पूरे नियमों के अनुसार हमारी औषध और पथ्य व्यवस्था का पालन करें तो मुझे ये लगता है कि प्राय सभी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में संभव है। टाइफाइड है, गठिया वाय है, एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों का लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद में रिटर्न उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता है और वो ज़िंदगी भर इसी बीमारी से जूझते रहते हैं। आधुनिक भाषा में इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स किया जाता है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में प्राय ये देखने को मिला है कि इनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद के साथ ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा की जाती है। वहाँ एक रोग के लिए एक संपूर्ण अलग सिद्धांत नहीं है। हम व्यक्ति की प्रकृति का विनिश्चय करते हैं, उसमें उसके दोषों की स्थिति का विनिश्चय करते हैं, उसकी सप्त धातुएं किस तरह की हैं उनका विनिश्चय करते हैं और उसके बाद में वो एक पूरा परिकल्पना की जाती है, एक संप्राप्ति बनाई जाती है और उसके आधार पर जब हम इनकी चिकित्सा करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। चाहे वो भाव आम भाषा में जिसको कहा जाता है, चिकित्सा भाषा में उसे आंतरिक ज्वर कहा जाता है और ये हमारे आंतों के इन्फेक्शन की वजह से होता है और खान पान की कुछ संक्रमण हो जाते हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन उनके लिए भी आयुर्वेद में अनेकों अनेक औषधियाँ हैं, एक औषधि नहीं है। ऐसा कोई ब्रांड फिक्स नहीं है कि भाई इस बीमारी में यही दवा दी जाए। उसके लिए हम पहले रोगी का जो है प्रकृति परीक्षण करते हैं, उसके पश्चात उसकी दोषों की, धातुओं की स्थिति को देखते हैं और उसके पश्चात जब हम चिकित्सा करते हैं तो रोगी ज़रूर ठीक हो जाता है। ये अवश्य है कि इस तरह की जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारी चिकित्सा है वो एक लंबे समय तक लेनी होती है। कम से कम 3 से 6 महीने तक रोगी अगर निरंतर हमारे साथ रहता है तो निश्चित रूप से जड़ मूल से ख़त्म हो जाती है और उनका पुनर्भव नहीं होता है। दूसरा, हम एलर्जी की बात करें तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और एलोपैथ की मैं यहाँ कोई आलोचना नहीं करना चाहूँगा, वो अपनी जगह श्रेष्ठ है, लेकिन वहाँ क्या है कि लक्षणों की चिकित्सा की जाती है। सिम्टम्स को देख करके कि भाई ये लक्षण है और इनके लिए ये दवाइयाँ बनी हुई हैं, वो उस तरह की दे देते हैं। हमारे यहाँ पहले कारण और उसके पश्चात हम हमारे रोगी को वो दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। उनमें से कुछ औषधियाँ ऐसी होती हैं, तेल और घृत का भी हमारे चिकित्सा शास्त्र में अच्छा योग है, काफ़ी हम प्रयोग करते हैं। तो उसके अनुरूप उनका एक समय निर्धारित होता है कि भाई जैसे हमें, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं, जीन प्रतिशय का उदाहरण देके बताता हूँ, कुछ औषधियों का नामोल्लेख भी करता हूँ।
तो जीर्ण प्रतिशाय का अगर रोगी है, उसको बार बार अस्थमा है, एलर्जी है, जुकाम लग रहा है, तो एक सामान्य सा अगर हम प्रेस्क्रिप्शन सोचें तो उसको अणु तेल नश्य देते हैं। तो ये तिल तेल में शोधित औषधियों का एक ड्रॉप होता है और हम उससे सलाह देते हैं कि वो प्रातः उठते ही सर्वप्रथम अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स में जो है 2-2 बूंद डालें और वो मस्तिष्क तक जाता है, पूरा हमारा जो नेज़ल एरिया है उसको मॉइस्चराइज़ रखता है। तो इस तरह की चीज़ों से वो छींकें, जुकाम और ये कम हो जाती है। फिर उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको बैलेंस करने के लिए भी हम काफ़ी औषधियाँ देते हैं। तो विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें, जो सर्वसुलभ है, सीतोपलादी चूर्ण हुआ, तालिशादी चूर्ण हुआ, ये औषधियाँ आराम से हमारे आसपास के क्षेत्र में मिल जाती है। बहुत जल्दी हम घर पे भी निर्माण कर सकते हैं, उनका शहद के साथ सेवन करवाते हैं। कुछ स्पेसिफाइड हमारे काढ़े हैं, वात श्लेष्मिक ज्वर अर्कवात है या गोजुआदि क्वात है, इनका प्रयोग मिलता है। और मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि गिलोय एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है हमारे यहाँ जो हमारी इम्यूनिटी को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है और सभी प्रकार के रोगों में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों जब कोरोना काल था तो आयुर्वेद विभाग की ओर से शंशमनी वटी, जिसमें मूल रूप से गिलोय सत्व ही डाला जाता है, उसका काफ़ी आमजन को हमने उपलब्ध कराया था। हमारे जो क्वाथ थे वो उपलब्ध कराए थे और ये हमारे लिए एक अच्छी गौरवपूर्ण बात रही कि जिन लोगों ने हमारी औषधियों का सेवन किया उनमें से बहुत कम लोग कोरोना से प्रभावित हुए और प्रभावित हुए तो भी जो है कैजुअल्टीज़ बहुत कम हुई। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे शास्त्रों में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सबके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान बना करके डिज़ाइन किया हुआ था। लेकिन अब आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम प्रकृति से दूर होते गए। जो चीज़ें हमारी सर्वसुलभ उपलब्ध थी, जो हमारी आदतों में शामिल थी, वो भी हम सब से छूट गई हैं और एक अंधा अनुकरण कर रहे हैं। तो जब प्रकृति ने के लिए प्रकृति द्वारा जो डिज़ाइन किया हुआ प्रोटोकॉल था वो नहीं रहा, तो निश्चित रूप से ऐसी बीमारियां होनी ही हैं। इसके पश्चात चर्म रोगों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पूरा मतलब ये माना गया कि त्वचा की 7 लेयर हैं। अब एलोपैथी चिकित्सा में वो लोग कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं अंदर बॉडी में, इन्फेक्शन तो उससे दूर हो जाता है, लेकिन दूसरी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और उससे लेकर के हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है। तो वो टेम्परेरी ही वो मिल पाता है, या फिर जो वो ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो सुपरफिशियल लेयर तक ही जाता है, जबकि इसकी रूट्स डिजीज़ की नीचे तक चली जाती है। तो हम जब चिकित्सा को प्लान करते हैं तो हम पूरा फोकस शोधन चिकित्सा की ओर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि शरीर में जो दोष बढ़ गए हैं उनको बाहर निकालें, और उन्हें बाहर निकालने के लिए भी हमारे यहाँ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसे पंचकर्म के नाम से हम जानते हैं। तो उसमें इनिशियली हम स्नेहन करवाते हैं, स्वेदन करवाते हैं। जो कफ वर्धक दोष है या ऊर्ध्वगामी हैं उनको वमन के द्वारा बाहर निकालते हैं। जो अधोगामी दोष हैं, पित्त प्रधान दोष हैं, उनको हम विरेचन के द्वारा बाहर निकालते हैं। और शरीर में से जो बढ़े हुए दोष हैं उनको बाहर निकाल करके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का जो प्रयास करते हैं उससे हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिल जाती है। बढ़ती गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण लोगों में समस्याएं शुरू होना हो जाती है, जैसे उल्टी है, दस्त है। तो इनसे शरीर को किस तरह हम मेंटेन रखें कि हमारे ये प्रॉब्लम भी ना हो? बिल्कुल, आपका ये जो प्रश्न है ये समय अनुकूल है और चूँकि हमारा एरिया जो क्षेत्र है इस तरफ का, वहाँ ग्रीष्म का प्रभाव भी ज़्यादा रहता है। आप देखिए कि अभी मई के महीने में ही 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। तो इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो हमारे खान पान और रहन सहन को लेकर के आती है। तो हमें ये तय करना होगा कि भाई गर्मी है ये तो आनी ही है, हमें बाहर निकलना ही है। तो उससे बचने के लिए कुछ प्रारंभिक हम तैयारियां कर लें तो ये जो आपके उल्टी दस्त है या लू, अंशुघात, ताप जैसी बीमारियां हैं इनसे हम बच सकते हैं। इस विषय में पहले हम चर्चा करते हैं हमारे रहन सहन की कि किस तरह के रहना सहना होना चाहिए, क्या करना चाहिए। चूँकि ग्रीष्म ऋतु है, ऐसे में सूर्य का ताप जो है वो अपनी प्रचंड सीमा पर होता है और ये माना जाता है कि इस समय में हमारे जो शारीरिक बल है वो सूर्य की तप्त रश्मियों के द्वारा आसूचित कर लिया जाता है, तो हम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं।
और निश्चित रूप से बाहर निकलने पे हम उससे प्रभावित भी हो सकते हैं। तो जब भी हम बाहर निकलें तो हमें अपनी आँखों का, हमारे सिर का, इनका बचाव करना चाहिए। एक तौलिया या गमछा हमेशा अपने सिर पे रखना चाहिए। संभव हो तो तेज़ रोशनी से बचने के लिए हमें जो है चश्मे का उपयोग करना चाहिए। कपड़े जो हैं वो ढीले ढाले पहनने चाहिए, क्योंकि पसीना निकलेगा और उस पसीने को सूखने के लिए प्रॉपर हवा उन कपड़ों से गुज़र करके उसको सुखा सके, वहाँ तक हमें सोचना होगा। हम खुले वातावरण में रहें, पेड़ पौधों के नीचे हमारा समय ज़्यादा बिताएं। घर पर भी यदि हम रहते हैं तो हमारे खिड़की दरवाज़े खुले रखें, और समय के अनुरूप यदि हम कूलर और एसी का उपयोग कर रहे हैं तो भी हमें ये सावधानी रखनी होगी कि हम तुरंत ही बाहर ना निकलें। एक शरीर को अपने निर्धारित तापमान पर आने के बाद ही बाहर निकलें। इसके अलावा खाने पीने की अगर हम बात करें तो इस मौसम में प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। मूल रूप से जलीयांश कम हो जाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें इस समय अपना फोकस जो है वो सॉलिड फूड पे कम रखने के बजाय लिक्विड फूड्स पे ज़्यादा रखना सर, चाहिए। आधुनिक युग को देखते हुए लोग फ्रिज के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही है? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। लोगों की शिकायत ये रहती है कि साहब जितना ठंडा पानी फ्रिज में हमें मिलता है वो नहीं मिल पाता है। बेहतर होगा कि हम मटके में पानी रखें या सुराही में पानी रखें या किसी और पात्र में रखते हैं तो उसके चारों तरफ भी कोई कपड़े का आवरण लगा करके उसको गीला रख के रखें। तो जो स्वतः पानी जो ठंडा होगा वो स्वाद में भी अनुरूप रहेगा। और फ्रीज में हम पानी रखते हैं तो ठीक है, एक आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको एक टेम्परेचर लेवल वाइज कम ले आते हैं, लेकिन वो टेस्ट में भी डिफ़र हो जाता है। और जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, फ्रिज के पानी से कभी भी आप तृप्त नहीं होंगे। एक बार के लिए क्षणिक आपको ये लगेगा कि हाँ अच्छा है, मैंने पानी पी लिया, लेकिन वो तृप्ति नहीं आएगी। और वो ही पानी यदि हम मटके से लें, आप देखें पुराने टाइम में लोग प्याऊ लगाते थे, बड़ी बड़ी झाल पातली जिसको अपन बोलते हैं मटके की, वो रखा करते थे। तो वो बस केवल एक अंधान कुनन वाली बात है। अन्यथा आप मटके का भी ठंडा पानी पियोगे तो कई परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम ये साबित कर सकते हैं कि भाई हमारा मटके का पानी है, वो फोकस करना चाहिए। इसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए लोग आरओ का भी उपयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो क्या उसका पानी किस तरह का रहता है? आरओ के लिए मैं वर्तमान स्थिति में सहमत हूँ कि आरओ का उपयोग किया जाना चाहिए। और उसका कारण ये है कि अभी जो जल दोहन किया है हमने, तो पहले काफ़ी अपर लेवल पे था, तो वहाँ पर जो उसमें मिनरल्स होने थे या डिज़ोल्व साल्ट्स जो होने थे वो एक प्रॉपर लेवल के थे। अब जब नीचे जा रहे हैं तो जो अनहेल्दी साल्ट्स हैं वो ज़्यादा आ रही हैं। तो इन परिस्थितियों में हमें आरओ से अगर हम फ़िल्टर करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम कपड़े से या चलनी से या किसी और चीज़ से छान करके एक अनडिज़ोल्व जो पार्टिकल्स हैं उनको तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं और जो मिनरल्स इस तरह के हैं कि एक क्वांटिटी के बाद ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, वो उनको हम फ़िल्टर नहीं कर पा रहे। तो साइंस ने अगर एडवांस वे में हमें कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दिया है तो उसका उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी लिक्विड डाइट्स में है, हमें छाछ का उपयोग खूब करना चाहिए, नींबू पानी खूब पीना चाहिए। लू से बचने के लिए कोशिश ये करें कि आप जब भी घर से बाहर निकलें पानी पी के निकलें। इसके बाद भी अगर आते हो तो कैरी का पानी है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आप लोगों ने जल जीरा पिया होगा, जीरे का सेवन हम इस समय कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में लेकर के। इस अवसर में क्योंकि हम ग्लूकोज कम हो जाता है तो हमें जो मीठी चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आमरस, समरस वगैरह। मार्केट में जो पेय पदार्थ मिलते हैं और घर में जो बने पेय पदार्थ होते हैं, दोनों में से किन का उपयोग श्रेष्ठ रहता है? मार्केट में जो पेय पदार्थ हैं उनका फॉर्मेशन करने के लिए, उन्हें एक लंबे समय तक बचाए रखने के लिए वो उसमें कुछ इस तरह के सॉल्वेंट्स मिक्स करते हैं जिन्हें प्रिजर्वेटर्स कहा जाता है। वो केमिकल्स होते हैं, तो उनका निश्चित रूप से हमारे शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम इस तरह की कोई प्रिपरेशन करें, हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, लेकिन हम ताज़ा और घर की प्रिपरेशंस करें। और निश्चित रूप से आप देखोगे कि जब वो उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे तो उनका स्वाद भी अच्छा होगा और वो बॉडी के लिए
सेहतमंद भी होंगी काफ़ी। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हमें हमारे जो घरेलू पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग करें। और इसमें मैं आपको निवेदन करूं कि छाछ ही एक ऐसा है कि उसे हम कई रूप में काम में ले सकते हैं। एकदम पतली छाछ बनाएंगे तो वो हमारी छाछ हो गई, तक्र हो गया। कुछ गाढ़ी में रहेगी तो उसको मशवित कह के रहेंगे। केवल दूध में ही पानी, दही में ही पानी मिला करके ले लें तो उसका कुछ अलग तरह का रोल रहेगा। और फिर इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस हम कर सकते हैं, उनमें जीरा मिला करके ले सकते हैं। आजकल रायता खाने का भी सीज़न है तो उसको भी हम सिर्फ प्याज का रायता बना सकते हैं, बूंदी का रायता बना सकते हैं। हम उसमें ककड़ी और सलाद के पार्टिकल्स डाल करके रायता बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। और जौ का दलिया अगर छाछ में मिक्स करके पिया जाए तो वो तो सभी प्रकार के उदर रोग जितने भी हैं, जिसमें चाहे आपकी, हमने उल्टी और दस्तों की बात की, उनके लिए भी रामबाण है। इसके अलावा नज़दीकी आप औषधालयों में चाहिए, वहाँ आपको अर्कविशुद्धीकांत तक मिलेगा, कपूरधारा मिलेगी। आप अपने चिकित्सक से वो ले कर के पानी में मिला करके वो ले सकते हैं, उनके काफ़ी उपयोगी प्रभाव रहेंगे। खाने में भी हमें जो है कोशिश ये करना चाहिए कि हम मोटे अनाज का ज़्यादा सेवन करें और ऐसे अनाज का सेवन करें जो सुपाच्य हों। इस दिनों में जो है प्रोटीन रिच और फ्राइड तले हुए जितने भी हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण आज मार्केट में बर्गर और पिज़्ज़ा लोग खा रहे हैं, तो क्या वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? ये पूर्ण रूप से हानिकारक है, क्योंकि चाहे हम बर्गर की बात करें, चाहे हम पिज़्ज़ा की बात करें, इनके जो बेस होते हैं वो पता नहीं कितने दिन पुराने होते हैं और वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारे हुए होते हैं। तो वहाँ प्रॉपर हाइजीन की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। कुछ मसालों का उपयोग करके जो है वो लोग उसको टेस्टी बना देते हैं और आमजन जो है एक विज्ञापनों को देख करके माने या एक इसको स्टेटस सिंबल मानते हुए लोग बढ़ रहे हैं। ये पूर्ण रूप से गलत है और इसके बड़े गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। क्या सर ये जंक फूड हैं जो लीवर को डैमेज भी कर सकते हैं? 100% डैमेज करते हैं। हमारा पूरा एपेटाइज सिस्टम जो है या मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं इसका आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे जो नए बच्चे हैं या तो वो ओवरवेट हो रहे हैं या फिर वो कुपोषण के से नज़र आते हैं। और उसका बड़ा कारण ये है कि जो हमारी घरेलू परंपरागत चीज़ें थी उनको हमने छोड़ दिया और हम चाहें तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हमारे घर पे बना सकते हैं जो पिज़्ज़ा बर्गर को टक्कर दे सकती है। तो इसके लिए अलग अलग समय पे आयुर्वेद विभाग इस तरह के कैंपेन भी चलाता है। हमारे सभी हॉस्पिटल्स में इस तरह की हमने ट्रेनिंग भी दी है हमारे स्टाफ को कि वो जाए फील्ड में, स्कूल में और संगोष्ठियों में लोगों को बताए कि आप कुछ फूड प्रिपरेशन को अल्टरेट करके किस तरह से अपने बच्चों के लिए वो रोचक बनाए जा सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयों से क्यों श्रेष्ठ है? दवाइयों के विषय में अगर हम चर्चा करें तो एलोपैथ का जो भी फार्माकोपिया है वो लोग मेडिसिन को जब यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर साल्ट को एक्सट्रैक्ट करके वो दे देते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए उनकी दवाइयाँ प्रभावी नज़र आती हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लक्षण को शांत कर देती है। लेकिन वहाँ वो जो साल्ट दिया गया है उसको बैलेंस करने वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, तो उस साल्ट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। जबकि आयुर्वेद में आज भी हम यदि कोई औषधि काम में ले रहे हैं या उसका कोई अंग काम में ले रहे हैं तो हम उसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम उसको पूर्ण रूप से, यदि मान लीजिए किसी एक जड़ को काम में लेना है, अश्वगंधा चूर्ण की बात करें तो उस अश्वगंधा की जड़ काम में लेते हैं, तो हम उस जड़ को पूरा सुखा करके और उसी को ही काम में लेते हैं, उसमें से पर्टिकुलर कोई एक्सट्रैक्ट नहीं निकालते। तो जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो उन साइड इफ़ेक्ट्स को सबसाइड कर देते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा आपको। हमारे यहाँ एक पंचसकार चूर्ण आता है, उससे शायद आमजन आराम से समझ पाएंगे। उसमें 5 ही चीज़ें होती हैं: सौंफ, सेंधा नमक, बड़ी अरडे, सनाए और सौंठ। और ये जो कब्ज़ होती है, विबंध होता है, उसके लिए ये औषधि हम लोग काम में लेते हैं कि भाई ठीक है, पेट साफ़ हो जाए, मोशन क्लियर हो जाए।
और अमूमन इससे एक ही 10 लगता है और उससे उसका पेट साफ हो जाता है। अब इसकी विशेषता आपको मैं बताता हूँ कि सनाए जो है वो आंतों के पैरालिस्टिक मोशंस को बढ़ा करके जो स्टूल है उसे लिक्विफाई कर देता है और बाहर की तरफ निकालने की चेष्टा करता है, तो उससे पानी की कमी होना स्वाभाविक है। लेकिन हम सेंधा नमक दे करके पानी की पूर्ति कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो सौंठ की तासीर गर्म मानी जाती है, लेकिन हम सौंफ इस चूर्ण में ऐड करके जो है शीतवीर्य है उस तासीर को बैलेंस कर रहे हैं। हरित की है तो वो तो इन सब के ही जो कामों को बढ़ाने वाली गई है। ये माना गया है, आयुर्वेद में कहा भी गया है कि माता कुमाता हो सकती है लेकिन हरित की नहीं हो सकती। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ हमें ये लगता है कि आयुर्वेद की औषधियाँ तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ हैं। वैसे हर चिकित्सा पद्धति अपने आप में श्रेष्ठ है। कई फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ आज एलोपैथी की ज़रूरत है। इन केस ऑफ इमरजेंसी जितनी भी हैं वहाँ एलोपैथी इतना एडवांस हो चुका है, उनके पास इतने सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं कि वो माइक्रो लेवल तक जा कर के काम कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह उचित है। लेकिन सामान्य रूप से देखें और हमारी आम जनता के लिए देखें जिसके पास संसाधनों का अभाव है, उनके लिए निश्चित रूप से आयुर्वेदिक औषधियाँ ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये न केवल औषधियों की बात करें बल्कि मैं तो पूरी चिकित्सा पद्धति को भी कंपेयर करूं तो वर्तमान में हमारे यहाँ 6 तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ संचालित हैं, जिसमें एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है और नेचुरोपैथ है, और इसके अलावा एक तिब्बती चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा भी है। तो सभी चिकित्सा पद्धतियाँ अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। कई चीज़ों में कोई दूसरी चिकित्सा पद्धति श्रेष्ठ है, कईयों में ये है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जो सिद्धांत है या जो प्रयोजन है, दैट इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च मानम च तच्यतम आयुर्वेदस्य उच्यते। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करें और कोई बीमार है, मतलब हमारा पहला प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ फोकस है। हम ये चाहते हैं कि कोई बीमारी ना हो, और उसके लिए आयुर्वेद के अंदर पूरा एक डिसिप्लिनरी चैप्टर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जिनको अगर हम फॉलो कर लेते तो निश्चित रूप से हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन बाय द वे फिर भी कोई हो जाता है, तो उसके लिए प्रत्येक व्याधि की गहन समीक्षा करते हुए, प्रत्येक व्यक्ति की गहन समीक्षा करते हुए औषधीय व्यवस्थाएं हैं। ये ज़रूर है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लुप्त हो गई हैं, कई तरह की औषधियाँ अब हमें मिल ही नहीं रही हैं। तो आमजन से ये प्रयास रहेगा कि भाई हमें इनके प्लांटेशन को बढ़ाना चाहिए, इस तरह का खेती करनी चाहिए, ताकि आपको आर्थिक रूप से भी लाभ हो और ये आयुर्वेद की औषधियाँ भी बची रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद।